Hello students, today we are going to start the chapter number 1, The Rise of Nationalism in Europe, and in this section for class 10th I will start the part 2 from the making of nationalism in Europe. In this part we can see that there are the different types of events had been held, and in this series the making of nationalism in Europe, during which German, Italy, Switzerland, and these German, Italy, Switzerland were divided into small kingdoms, duchies, and cantons, whose rulers had their autocratic and autonomous territories. Means they formed the monarchies, and they didn't have the identity of common culture, they didn't have the idea of the nationalism, due to which they have the different life of languages, ethnic groups. For example, in the Habsburg Empire, in the Habsburg Empire, there was the ruled over the Austria and Hungary, and Austria and Hungary again divided into several types of small forms. Like in Galicia, there were the Polish-speaking peoples. In Bohemia, German-speaking peoples are there, and in Lombardy and Venetia, there are the Italian-speaking peoples, and in the even in Hungary, there were the Magyar-speaking peoples. So let we see that Austria and Hungary have the smaller different units of territories, in which different types of language speaking peoples are there. Okay, so बच्चों अभी हम यहाँ पे से स्टार्ट कर रहे हैं कि ये जो पार्ट 2 है, इसमें हम ये देखेंगे कि जो यूरोप है उसमें नेशनलिज्म का आइडिया कैसे धीरे धीरे फैला। होता यह है कि जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड ये फर्दरली जो है डिवाइडेड होते हैं छोटे छोटे किंगडम्स में और छोटे छोटे डिच्यूज और कैंटॉस में। कैंटॉस कहते हैं छोटे छोटे जो वहाँ पे देश होते हैं, या कहते हैं छोटे छोटे राज्यों में, स्टेट्स में डिवाइडेड होते हैं जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड। और वहाँ के जो रूलर्स होते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, वो सब राजतंत्र चाहते थे, ऑटोक्रेटिक और ऑटोनॉमस टेरिटरीज और मोनार्की, यानी कि राजतंत्र के क्या कहते हैं कि वो फेवर में होते हैं और राजतंत्र वहाँ पे चलता है। उनके अपने अंदर कोई भी एक आइडिया नहीं होता है कि उन सभी छोटे छोटे स्टेट्स को कलेक्ट होकर के एक कॉमन कल्चर अपनाना चाहिए, उनके कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, या फिर उनके अंदर एक नेशनलिज्म का आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। और क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे। अगर हम देखें कि अकेले एक था हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर जो होता है वो रूल करता है ऑस्ट्रिया और हंगरी पर। ऑस्ट्रिया और हंगरी पर जो हैब्सबर्ग एम्पायर की रूलिंग होती है उसमें डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स के लोग होते हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। जैसे कि हमने देखा कि ऑस्ट्रिया का एक पार्ट है गैलिसिया, वहाँ पर पॉलिश स्पीकिंग लोग होते थे। बोहेमिया में जर्मन स्पीकिंग लोग होते थे, और ये लोम्बार्डी और वेनेशिया में इटालियन स्पीकिंग पीपल होते थे। इवनली अपने हंगरी में ही मैग्यार स्पीकिंग करने वाले लोग होते थे। तो यानी कि अलग अलग स्पीकिंग करने वाले बहुत सारे लोग एक ही एम्पायर ऑस्ट्रिया हंगरी में मतलब कलेक्टिवली रूप से रहते थे, जिस पर हैब्सबर्ग एम्पायर का आधिपत्य था। और ये सारे के सारे जो है वो मोनार्की को फॉलो करते हैं और मोनार्की ही चाहते थे। अब जो इसमें जो डोमिनेंट क्लास की हम बात करेंगे बच्चों, जो डोमिनेंट क्लास होता था वो सारे के सारे लैंडेड अरिस्टोक्रेसी, इनमें सब में अरिस्टोक्रेटिक पीपल होते थे, और ये यूनिट फॉर्म में रहते थे। क्योंकि अरिस्टोक्रेटिक लोग जो होते थे वो बड़ी बड़ी क्लासेस को बिलोंग करते थे, नोबल पर्सनस थे, राजा के मानने जानने वाले और उनके रिलेटिव्स, नोबल्टी, क्लर्जी, ये सब थे। और ये सारे के सारे लोग जो भी एरिस्टोक्रेटिक लोग थे वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स थे, लेकिन इनका जो नंबर था वो कम था, ये स्मॉल ग्रुप्स में थे। जबकि जो पीजेंट्स फार्मर्स होते थे उनका नंबर लार्ज था, लेकिन वो चूँकि एक यूनाइट नहीं थे, नो यूनिटी इज फाउंड इन द ग्रुप ऑफ पीजेंट्स। तो इस वजह से जो है ये मोनार्कियल रूलिंग जो है एरिस्टोक्रेटिक लोग, ये क्लर्जी और नोबल पर्सन इन पीजेंट्स के ऊपर करते थे। अब होता क्या है कि जो ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो वेस्टर्न यूरोप में मैक्सिमम और ईस्टर्न यूरोप में भी कहते हैं कि मोनार्की बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पर मोनार्की थी सब जगह। ईस्टर्न यूरोप में वास्ट लैंड, एक बहुत बड़ा लैंड एरिया जो था, वहाँ पर लैंड स्टेट्स बनाया गया था, जो कि वहीं के जो राजा होते थे उनके द्वारा सर्फ के द्वारा कल्टिवेट किया जाता था। अब होता क्या है कि लेट 19वीं सेंचुरी की बात करें तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ आया तो उस समय जो मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास और ईस्टर्न यूरोप में
तो मिडिल क्लास और ईस्टर्न यूरोप में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हुए, बिजनेसमैन हुए, प्रोफेशनल्स हुए, जिन्हें नेशनलिज्म का आइडिया हो गया था और वो चाहते थे कि हमारा पूरा देश जो है, क्योंकि वो लोग एजुकेटेड पीपल थे। एजुकेशन के आने से क्या हुआ कि उन्होंने नेशनलिटी का आइडिया अडॉप्ट किया और वो चाहते थे कि हमारे जो जितने भी छोटे छोटे एम्पायर हैं वो सब कलेक्ट हो जाएं और एक नेशन की बात करें। अब ये नेशन की बात करते हुए ये भी चाहते थे कि जो जितने भी अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस थे, यानी कि अरिस्टोक्रेटिक लोगों को जो अलग से सुविधाएं लाभ दिए गए थे, वो सब खत्म कर दिए जाएं, अबॉलिट किया जाए। और इसीलिए लेट 19th सेंचुरी में ये बात चली और सभी लोगों ने मिलकर के, जितने भी मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने नेशनलिटी का आइडिया या आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को अडॉप्ट किया और एबॉलिश किया अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को। ये सारी बातें ईस्टर्न यूरोप में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैली। अब होता क्या है, इसके बाद जब ये नेशनलिस्ट का आइडिया आ गया तो उन्होंने सबने मिलकर के, मिडिल क्लास ने लिबरल नेशनलिज्म को फॉलो किया। ये लिबरल नेशनलिज्म क्या था? लिबरल नेशनलिज्म ये था कि जो फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, यानी कि वहाँ जो मिडिल क्लास के लोग थे, न्यू यंगमेंस थे, वो ये चाहते थे कि यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल के पर्सन को, हर एक व्यक्ति को फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले, बात करने की, बोलने की, अपने एक्सप्रेशंस को सामने रखने की, और कानून के सामने सभी लोग एक हों और सभी लोग बराबर हों, इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। और इसके बाद क्या होता है कि जो आइडिया आया इनके अंदर कि ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, ये जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तो उस समय क्या हुआ कि उस समय जो बोर्न डायनेस्टी के जो राजा थे, लुई 16, उनको सबने मिलकर के एग्जीक्यूट किया था और वहाँ पर क्लरिकल प्रिविलेजेस थी वो ख़त्म की थी। उस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने पढ़ा भी है 9th क्लास में कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाई गई जो कि पार्लियामेंट के थ्रू चलाई जाती थी। 1804 में क्या होता है कि जब नेपोलियन आता है तो नेपोलियन एक नेपोलियनिक कोड देता है और उसने वोटिंग राइट दिया, लेकिन वोटिंग राइट को केवल उसने लिमिटेड किया कि केवल मेंस जो हैं वो 21 ईयर्स के वही दे सकते हैं, जो कि जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी है, कि ओन प्रॉपर्टी होगी, वही लोग सफरेज के हकदार होंगे, वोटिंग के राइट को रखेंगे। वीमेंस वगैरह को और जो लोग के पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी उनको उसने माइनर करार दिया और नेपोलियन ने कहा कि वीमेंस को और जो 21 ईयर्स से नीचे के मेंस होते हैं, वो जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती है, उनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। और ये भी कहा कि वीमेंस का जो स्टेटस है वो अपने फादर या हस्बैंड के अथॉरिटी रहेंगी। ये 1804 के नेपोलियन कोड में कहा गया था। उसने एक अच्छी बात भी की थी कि ऑल पीपल्स आर इक्वल बिफोर लॉ। उसने ये कहा कि सभी लोग जो है लॉ के आगे समान हैं, बराबर रहेंगे। और ही ऑल्सो यूनिफाइड एंड होमोजिनाइज द ऑल यूनिट्स वेट्स एंड मेजर्स। उसने ये भी कहा नेपोलियन ने कि जितने भी जगह यूनिट्स होंगे, वेट्स होंगे, मेजर्स होंगे, वो सब एक समान कर दिए जाएंगे। फिर इकोनॉमिक स्फीयर में जब ये बात कही गई नेपोलियनिक कोड के बाद, तो वहाँ जो मिडिल क्लास के लोग थे वही चाहते थे कि एक जो क्या कहते हैं कि बैन लगाया गया था, यानी कि जो टैरिफ बैरियर्स थे या ट्रेड बैरियर्स थे उनके ऊपर वो बैरियर्स हटा दिए जाएं, मार्केट को फ्रीडम दिया जाए और जो भी स्टेट है उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं उनको एबॉलिश कर दिया जाए, यानी कि जो व्यापार के ऊपर जो भी रुकावटें पैदा की गई थी, कर लगाए गए थे, उनको हटा दिया जाए, मार्केट को स्वतंत्रता दी जाए, जिससे कि गुड्स और कैपिटल का मूवमेंट जो है वो फ्री हो जाए। उससे क्या होगा, इकोनॉमिक स्फीयर में सबकी इकोनॉमी बढ़ेगी। अब 1834 में क्या होता है इसके बाद, नेपोलियनिक कोड के बाद, जब 1815 में वियना की संधि हो जाती है बच्चों, तो उसके बाद होता क्या है कि 1815 में जो न्यू कंजर्वेटिज्म का आइडिया भी यहाँ आता है। अब इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, हम पहले ये थोड़ा जान लेते हैं कि जो 1834 में क्या होता है। 1834 में मैं यहाँ पर जाऊँगी कि यहाँ पर क्या हुआ कि एक कस्टम यूनियन बनाई गई जिसका नाम था जॉली वेरिन। जॉली वेरिन बनाई गई, उसने ज्वाइन किया था और ये जॉली वेरिन जो कस्टम यूनियन बना है ये किसके द्वारा ज्वाइन किया गया, ये पर्शिया और जर्मनी के द्वारा ज्वाइन किया गया। और जब ये 1834 में बना जॉली वेरिन कस्टम यूनियन, तो इन्होंने क्या किया, जितने भी टैरिफ बैरियर्स थे ये सब हटा दिए और उसके बाद जो इनके यहाँ बहुत सारी स्टेट्स थी, छोटे छोटे राज्य थे जिसमें 30 ओवर करेंसी चलती थी, यानी कि 30 से ज़्यादा करेंसी चलती थी। अब आप ही सोचिए कि एक नेशन में अगर 30 से ज़्यादा करेंसी होगी तो वहाँ का क्या होगा। तो इसलिए इन्होंने इन करेंसीज़ को हटाया, 30 करेंसीज़ को, और उसकी जगह केवल 2 करेंसीज़ रखी। अब हम फिर बैक जाएंगे थोड़ा सा, तो जब हम
1804 के बाद नेपोलियनिक कोड के बाद की बात करें, जब 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है, तो 1815 में जब वाटरलू का युद्ध हुआ तो वहाँ पर नेपोलियन डिफीट हो गया। तो 1815 के बाद क्या होता है, 1815 के बाद क्या हुआ, जब नेपोलियन वहाँ पर डिफीट होता है तो बोर्बन डायनेस्टी जो है दोबारा से रिस्टोर करती है अपनी पावर और मोनार्की दोबारा से आ जाती है। यानी कि लुइस 16 को एग्जीक्यूट किया गया था, उसी के जितने भी वंशज होते हैं, डिसेंट्स होते हैं, उनको दोबारा से पावर में लाया जाता है, तो मोनार्की को रिस्टोर किया गया। उस समय 1815 में जो यूरोपियन पावर्स होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, ये सब मिल करके नेपोलियन को हरा देते हैं। जब नेपोलियन को हरा देते हैं तो भी ये क्या करते हैं, एक ट्रिटी ऑफ वियना करते हैं। ट्रिटी ऑफ वियना जो सेटल अप करते हैं ब्रिटेन, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, रशिया मिल करके, तो ये यूरोप का सेटलमेंट करने के लिए ट्रिटी ऑफ वियना करते हैं। इसमें ये चाह रहे होते हैं कि यहाँ जो कंजर्वेटिज्म होता है वो बहुत ज़्यादा फेवर किया जाता है। उसमें एक कांग्रेस बुलाई जाती है, एक सभा बुलाई जाती है, जिसका नेता होता है एक ऑस्ट्रियन चांसलर, जिसका नाम होता है ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक क्या करता है कि ये कांग्रेस बुलाता है। इस कांग्रेस में कई सारे डेलीगेट्स आते हैं, कई सारे ऑफिसर्स आते हैं, जो कि ट्रिटी ऑफ वियना 1815 को करते हैं। इसमें जो बोर्बन डायनेस्टी है, मैंने कहा था जो लुइस 16 की डायनेस्टी थी, उसको दोबारा से पावर में ले आया जाता है, यानी कि उसकी पावर को दोबारा से रिस्टोर किया जाता है। यानी कि रिस्टोर करने का मतलब है कि दोबारा से मोनार्की आ गई। पहले रिपब्लिक हो गया था फ्रांस लिबर्टी के बाद, आज़ादी के बाद, लेकिन दोबारा से नेपोलियन के हारने के बाद में फिर से वो मोनार्कल कंडीशन में पहुंच जाता है। जब मोनार्की दोबारा आ जाती है तो क्या क्या होता है वहाँ पे, जो नीदरलैंड की किंगडम होती है उसको बेल्जियम के साथ इंक्लूड कर दिया जाता है, और वो जो बेल्जियम के साथ इंक्लूड किया कर दिया जाती है नीदरलैंड, उसको सेटअप किया जाता है नॉर्थ में, और जिनोवा को ऐड किया जाता है पिडीमोंट साउथ में। यानी कि पिडीमोंट एक राज्य है जिसके साथ जिनोवा को ऐड कर दिया जाता है साउथ में। उसके बाद जो पर्शिया है, पर्शिया वेस्टर्न दिशा में जा करके वेस्टर्न फ्रंटियर बनता है, वेस्टर्न फ्रंट लैंड बनता है पर्शिया, और ऑस्ट्रिया जो है वो नॉर्दर्न इटली पे अपना आधिपत्य कर लेता है। इस तरीके से जो कंजर्वेटिज्म का आइडिया होता है वो ऑटोक्रेटिक होता है। ऑटोक्रेटिक का मतलब हुआ कि ये दोबारा से जो सेटअप करते हैं 1815 में, एक ऑटोक्रेसी, एक मोनार्की। और इसमें जो ये लोग होते हैं कंजर्वेटिज्म, यानी कि ये जो ड्यूक मेटरनिक वगैरह होते हैं, ये जब कंजर्वेटिज्म आइडिया लगाते हैं तो ये कंजर्वेटिज्म आइडिया का मतलब होता है दोबारा से मोनार्की को रिस्टोर करना, दोबारा से राजतंत्र लाना। तो ये क्या करते हैं कि जितने भी लोग अपनी बातों को कहते हैं न्यूज़पेपर में, बुक्स, प्लेस, सॉन्ग्स के द्वारा, जो कि लिबर्टी और फ्रीडम के आइडिया को फेवर करते थे, उनके खिलाफ ये सेंसरशिप लगा देते हैं, उन पर बैन लगा देते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात को, अपनी फ्रीडम के बारे में बात नहीं करेगा, उसके फ्रीडम के वाले गाने नहीं गाएगा, सॉन्ग्स वगैरह, बुक्स वगैरह नहीं पढ़ेगा, न्यूज़पेपर में कोई भी ऐसा आइडिया जो कि फ्रीडम और लिबर्टी को एक्सप्रेस करता हो उसको नहीं किया जाएगा पेपरों में। अब इसके खिलाफ जो है बहुत बड़ा वर्ग सामने उभर के आता है, जो कि लिबरल नेशनलिस्ट चाहते थे। लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया बहुत सारे लोग रिवोल्यूशनरीज देते हैं। वो कहते हैं, जो लोग आज़ादी को चाहते हैं वो कहते हैं, वो सारे के सारे कंजर्वेटिव ऑर्डर को क्रिटिसाइज करते हैं, उसका विरोध करते हैं, और वो चाहते हैं कि फिर से उनको अपनी बात को रखने का अधिकार दिया जाए, प्रेस के ऊपर सेंसरशिप न लगाई जाए, न्यूज़पेपर में उनके आइडियाज़ जो लिबर्टी और फ्रीडम के, उनको दोबारा से प्रेस में कहते हैं टेलीकास्ट किया जाए, और उनको बार बार जो है वो प्रकाशित किया जाए, निकाला जाए। अब इसी क्रम में जो नेशनलिज्म का आइडिया देने वाले मेन रेवोल्यूशनरीज थे वो कौन कौन होते हैं? एक्चुअली जो मेन रेवोल्यूशनरीज होते हैं उसमें गियुसेपी मैज़नी का नाम आएगा भी आगे। अब ये जो रिवोल्यूशनरीज होते हैं, ये जो क्रांतिकारी होते हैं, जो कि नेशनलिज्म का आइडिया चाहते थे, जो कि राष्ट्रवाद का आइडिया देते हैं, ये छोटी छोटी कई सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बना लेते हैं। ये सीक्रेट सोसाइटीज़ क्या करती हैं? ये इनमें रिवोल्यूशनरीज को, क्रांतिकारियों को ट्रेंड करती हैं ताकि वो मोनार्की के खिलाफ जाएं, राजतंत्र के खिलाफ जाएं, और इसी तरीके से वो वियना कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट के बाद अपनी लिबर्टी और फ्रीडम के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ते हैं। और इसी क्रम में गियुसेपी मैज़नी का मेन लीडर होता है उन्हीं क्रांतिकारी दल का, जो कि 24 साल का होता है। उसको भी 1831 में एग्जाइल कर दिया गया, यानी कि वनवास भेज दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है देश से। और ये एक्चुअली क्या होता है, इसका जन्म होता है जिनोवा में 1807 में, और ये एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बनता है, जो सीक्रेट सोसाइटी होती है कार्बोनेरी में। तो इसको बाद में जो है 1831 में जब ये 24 साल का होता है तो उस समय इसको वनवास दे दिया जाता है, यानी कि वनवास भी समझ लीजिए कि वो एग्जाइल का मतलब हुआ कि इसको देश से निकाल दिया जाता है। अब गियुसेपी मैज़नी जो है ये एक क्रांति करता है लिग्यूरिया में। लिग्यूरिया में जब क्रांति करता है तो ये यहाँ पर दो सोसाइटीज़ बनाता है जो कि अंडरग्राउंड रहती हैं, अंदर रह के काम करती हैं। उसमें एक होती है यंग इटली, ये इटली के अंदर मार्सेलियाज होता है एक जगह,
वहाँ पर बनाता है एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम होता है यंग इटली, और दूसरी सोसाइटी बनाता है यंग यूरोप, ये होती है बर्न में। तो ये बहुत मेन है कि गिउसेपी मैज़नी जो एक रिवोल्यूशनरी था जिसने अपोज किया था, क्रिटिसिज्म किया था कंजर्वेटिव्स के आइडिया को और नेशनलिज्म के आइडिया को बहुत ज़्यादा फॉलो किया। उसने दो सोसाइटी बनाई, यंग इटली मार्सिलीज में और यंग यूरोप बनाई बर्न में। अब इसके बाद बच्चों होता है कि ये जो जितने भी लोग होते हैं जो कि कंजर्वेटिज्म ये इसमें आते हैं, क्या कहते हैं कि सीक्रेट सोसाइटीज़ में, इनके जो मेंबर्स होते हैं वो माइंडेड यंग मेंस होते हैं, मिडिल क्लास के, जैसे कि जो कि पोलैंड से आते हैं, इटली, फ्रांस, जर्मन स्टेट से आते हैं। इसी को बढ़ावा देता है गिउसेपी मैज़नी। गिउसेपी मैज़नी का एक ये विश्वास होता है कि वो कहता है कि भगवान ने सभी लोगों को एक जैसा बनाया है और मानवता तभी बची रहेगी जबकि हम अपनी मानवता को यूनाइट करेंगे। अगर मानव का एकीकरण करेंगे तो उससे जो मानवीय एकीकरण होगा तो मानव को इकट्ठा करके ही एक नेशन बन सकता है, उसका ये मानना था। तभी लिखा है कि गिउसेपी मैज़नी बिलीव दैट गॉड हैज़ इंटेंडेड नेशंस टू बी इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, यानी कि सभी व्यक्तियों को जोड़ दिया जाए, सभी मानवों को जोड़ दिया जाए तो एक कहते हैं कि नेशन बन सकती है। उसका ये विश्वास बहुत अटल सत्य हुआ। उसके बाद में इटली जो था उसने कहा कि इटली को इसीलिए हम छोटे छोटे स्मॉल स्टेट्स के पैचेस में नहीं रख सकते, छोटे छोटे किंगडम्स में नहीं बांट सकते, बल्कि इटली को यूनाइट करने की ज़रूरत है और यूनाइट करके एक रिपब्लिक बनाने की ज़रूरत है। और ये काम उसने जो है बहुत सारे नेशंस को इकट्ठा किया और नेशंस को इकट्ठा करके उसने संगठन बनाया और उसका नाम रखा गया कि ये बाद में बढ़ करके इटली बना। अब जब ये इसका जो मॉडल था गिउसेपी मैज़नी का, जो पहले मैंने बताया आपको, गॉड हैज़ इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेशनल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, इसी मॉडल पर जो सीक्रेट सोसाइटीज़ थी वो कई जगह इस्टेब्लिश की गई, जैसे जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड में। और उसके बाद मैज़नी ने मोनार्की की आइडिया को अपोज किया बहुत तेज़ी से, और उसका जो विज़न था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, उससे जो है कंजर्वेटिव्स बहुत डरे हुए थे। और वो डर गए थे इसलिए वो जो सोचते थे कि अगर गिउसेपी मैज़नी को ज़्यादा बढ़ावा दे दिया गया या ज़्यादा ये बढ़ गया तो ये हमारे कंजर्वेटिज्म के आइडिया को, मोनार्की के आइडिया को फलने नहीं देगा। और जब अगर हमारा मोनार्की का आइडिया फलित नहीं होगा तो धीरे धीरे आगे क्या होगा कि जो हमारा ये उनका जो शासन था, मोनार्की थी, वो ख़त्म हो जाएगी सभी जगह से। लेकिन गिउसेपी मैज़नी का आइडिया काम करता है और धीरे धीरे लोग बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशंस करते हैं और इसी क्रम में आगे जा करके इटली का यूनिफिकेशन भी होता है, जर्मनी का भी होता है और यूरोप का भी हो जाता है। तो बच्चों यहाँ तक तो भी हमने पढ़ा, लेकिन ये कैसे होगा इटली का यूनिफिकेशन, जर्मनी का यूरोप में, ये डिटेल स्टडी हम लोग पार्ट 3 में करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ व्यू मोस्टली। आप लोग देखिए वीडियोस कम देख रहे हैं इस वजह से आपको कम समझ में आएगा, लेकिन बच्चों अगर आप वीडियोस रेगुलर देखेंगे और बार बार रिपीटेड देखेंगे तभी आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको बार बार देखिए, सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव मी द लाइक्स ऑल्सो एंड शेयर दिस वीडियो अगेन एंड अगेन एंड टिल देन बाय।